नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल खबरनामा। मैं हूं आपके साथ दीक्षा शर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ओकओवर में हिमाचल प्रदेश मॉडल प्रिजन मैनुअल 2021 को किया जारी। कहा, यह मॉडल कारागार कैदियों के सुधार और पुनर्वास में करेगा सहायता। कोरोना व्यवस्थाओं को लेकर विपक्ष का सदन में हंगामा। स्वास्थ्य मंत्री के जवाब से नाखुश विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने सदन में स्वर्ण आयोग गठन का उठाया मामला। सरकार से स्वर्ण आयोग के गठन की मांग। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ओकओवर में हिमाचल प्रदेश मॉडल प्रिजन मैनुअल 2021 को जारी किया। उन्होंने कहा कि यह मॉडल प्रिजन मैनुअल कारागार कैदियों के सुधार और पुनर्वास में सहायता करेगा और जेल बंदी अपनी कारावास अवधि का सही उपयोग कर नए व्यावसायिक कौशल सीखेंगे। इस प्रकार कारावास में रिहा होने के बाद वे आसानी से अपनी आजीविका अर्जित कर अपने परिवार की सहायता कर सकते हैं और फिर से अपराध की राह पर चलने के बजाय पुनर्वास के बाद समाज का हिस्सा बन आदर्श नागरिक के रूप में देश की सेवा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मॉडल प्रिजन मैनुअल 2021 जारी किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के कारागारों में नई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की जाएंगी, जिसमें कैदियों को उनके कौशल, क्षमता और इच्छा के अनुसार आजीविका कमाने के लिए कार्य और प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता लाने के लिए सभी कारागारों को कंप्यूटरीकृत किया जाएगा। सभी जेलों का प्रबंधन ई प्रिजन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा, जिन्हें ICJS प्रणाली के माध्यम से अदालतों, पुलिस और फोरेंसिक विज्ञान विभागों से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2020 में आयोजित DGP IGP सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रत्येक राज्य को एक आदर्श राज्य जेल नियमावली बनाने का निर्देश दिया था। इसलिए राज्य पुलिस को आदर्श जेल नियमावली का मसौदा तैयार करने और यथाशीघ्र लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हिमाचल प्रदेश जेल मैनुअल 2000 लगभग 21 साल पुराना है। उन्होंने कहा कि जेल मैनुअल में राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों, खान-पान और जलवायु परिस्थितियों के अनुसार कुछ संशोधन किए गए हैं। वहीं पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने कहा कि राज्य की जेलों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए नई आधुनिक तकनीक और उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा। वहीं अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस कारागार एवं सुधार सेवाएं N वेणुगोपाल ने कहा कि कारागार कर्मचारियों को इस नई जेल नियमावली के प्रावधानों के सुचारू एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जेलों में कैदियों का डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा ताकि पैरोल, फरोलो आदि के दौरान उन पर कड़ी निगरानी रखी जा सके। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के 7वें दिन सदन में कोरोना की स्थिति और इससे निपटने को लेकर सरकार द्वारा की जा रही तैयारियों पर स्वास्थ्य मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन में खूब हंगामा करने के बाद नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के सदस्यों ने सत्ता पक्ष पर कोरोना से निपटने में विफल रहने के आरोप लगाए। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपक्ष के वॉकआउट की निंदा करते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री सदन में विस्तार से जानकारी दे रहे थे, लेकिन विपक्ष सुनने को तैयार नहीं था। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सदस्य सुर्खियों में बने रहने के लिए वॉकआउट करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कोरोना काल में बेहतरीन कार्य किया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के 7वें दिन कोरोना से निपटने को लेकर सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं को लेकर विपक्ष ने सदन में खूब हंगामा किया। दरअसल सोमवार को विपक्ष के विधायकों द्वारा नियम 130 के तहत कोरोना की स्थिति पर चर्चा की मांग की गई थी, जिस पर बीते कल देर शाम तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। वहीं मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देश को एकजुट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताली थाली का सहारा लिया, जिसके बाद इस बीमारी से लड़ने के लिए एकता का भाव भी दिखा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा कि मुख्यमंत्री की नेतृत्व क्षमता भी कोरोना महामारी के दौरान देखने को मिली, जिन्होंने समय समय पर उचित निर्णय लेकर प्रदेश को इस विकट परिस्थिति से उभारने का प्रयास किया।
उन्होंने कहा कि कोरोना वॉरियर्स ने संक्रमितों की जो सेवा की वह सराहनीय है। उन्होंने कहा कि जनवरी 2020 में ही सरकार ने कोविड से निपटने के लिए प्रयास शुरू किए थे, जिसके तहत 104 सेवा 24 घंटे के लिए शुरू की गई। सभी उपायुक्तों को भी हर स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए गए थे। अभी स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल का जवाब पूरा भी नहीं हुआ था कि विपक्ष ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया और शोर शराबे के बीच सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष ने सरकार पर कोरोना काल में अव्यवस्था के आरोप लगाए। कांग्रेस के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, हर्षवर्धन चौहान और माकपा विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना से निपटने में पूरी तरह से नाकाम रही है। कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे रही है और अभी भी सरकार की कोई तैयारी नजर नहीं आ रही है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि कोरोना काल में प्रदेश के अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी रही है। कांग्रेस विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने सरकार पर कोरोना काल में आम लोगों की सहायता न करने के भी आरोप लगाए। सरकार ने, दिल्ली सरकार ने भी और प्रदेश सरकार ने भी कोई भी कदम आज दिन तक नहीं उठाया उन परिवारों के लिए। उनको कोई राहत राशि उन्होंने देने की कोशिश नहीं की। क्या कारण है? आज ये हम नहीं, आम जनता इस बात के लिए पूछती है कि सरकार क्या कर रही है, क्यों नहीं हमारी सहायता कर रही है। आज भी लोग जो है डिप्रेशन में है और सरकार जो है यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करती है, अपनी तारीफ को खुद ही करी जा रही है और बड़े बड़े होर्डिंग बैनर लगाई जा रही है। जब देखिए वैक्सीनेशन हो रही है और वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट इशू हो रहा है, उसमें मोदी जी की फोटो लगाई जा रही है, लेकिन जो कोरोना से कोई मर रहा है उस सर्टिफिकेट में कोरोना का कोई जिक्र नहीं है। तो ये कहाँ की सरकार है? ये क्यों एक तरफा कार्रवाई हो रही है? और जितना इन्होंने पैसा इन कोरोना होर्डिंग के ऊपर या इसके ऊपर वैक्सीनेशन होर्डिंग के ऊपर लगाया है, अगर इतना पैसा इन्होंने जनता के बीच में बांटा होता जिनकी मृत्यु हुई है, तो शायद सरकार की लोग तारीफ करते। लेकिन आज जो सरकार को कदम उठाने चाहिए थे, इन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। जब इनको वेंटिलेटर्स की जरूरत थी, आज ये बोलते हैं हमने इतने वेंटिलेटर लगा दिए। अरे उन वेंटिलेटर्स का फायदा क्या जबकि पास आपके एनेस्थीसिया के डॉक्टर नहीं है, आपके पास कोई स्पेशलिस्ट एमडी नहीं है, और फिर आप क्यों लोगों को मूर्ख बना रहे हैं? और जब वहाँ पे लोगों को जरूरत होती थी, उनको राशन तक भेजा जाता था, उनको खाने पीने के फल फ्रूट भेजा जाता था, उनको फल फ्रूट तक नहीं दिया जाता था अंदर। इनका जो कंट्रोल जो रूम इन्होंने बनाए हुए थे, वो वहाँ पर केवल मात्र एक दिखाने के लिए कि हम आपकी सहायता करेंगे, किसी की सहायता नहीं हुई। एम्बुलेंसेस के अंदर जो है ऑक्सीजन नहीं थी, एम्बुलेंसेस भी बाद में हम लोगों ने अपने पैसों से एम्बुलेंसेस चलाई, मुफ्त में लोगों को इलाज करवाया, उनको दवाइयाँ दी, और जिनकी जो पर्याप्त सहायता हो सकती थी हमने की। सरकार का ये कहना कि कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने और कांग्रेस पार्टी ने और अन्य दलों ने कुछ नहीं किया, ये सरासर एक तरफ का कार्य है सरकार का। सरकार ने कुछ नहीं किया है। सरकार का दायित्व बनता था, क्योंकि ये लोग सत्ता में बैठे हुए हैं और सत्ता में बैठे हुए लोगों को जो अपनी जिम्मेवारी। इस वक्त हिमाचल प्रदेश में कोई 2,15,000 केसेस हो चुके हैं और डेथ्स का जो फिगर है वो 3,515 हो चुका है। कल भी जो केसेस है वो हिमाचल प्रदेश में 310 केसेस हुए हैं और एक डेथ हुई है। ये इस बात का सबूत है कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना का जो कहर है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। हमने सरकार से पूछा कि भाई आप कोरोना को रोकने के लिए क्या कदम उठा रहे हो, या मंत्री जी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया, तो हम वॉकआउट करके बाहर आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेकंड वेव में सरकार का फेलियर हुआ है, चाहे ऑक्सीजन की सप्लाई है, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ की कमी होना है, चाहे दवाइयों का है, चाहे इंजेक्शंस का है। और हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य में 3,500 लोग कोरोना से मर जाएं, ये इस बात का सबूत है कि हिमाचल प्रदेश में जो स्वास्थ्य विभाग है वो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और स्टाफ की कमी की वजह से जो है यहाँ पे जो डेथ हुई है। आज भी सरकार सीरियस नहीं है। जब फर्स्ट वेव आई उस वक्त सरकार को चेताया कि सेकंड वेव भी आएगी, मगर सेकंड वेव के समय सरकार जो है सोई रही। उन्होंने कहा कि हम मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाएंगे। फर्स्ट वेव के बाद 5 मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनने थे। सेकंड वेव के दौरान भी 5 के 5 मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बने नहीं हैं। आज भी मेरा दावा है कि अभी भी जो मेकशिफ्ट हॉस्पिटल है वो बने नहीं है। स्टाफ की कमी है, टेक्निकल स्पेशलाइजेशन वाले स्टाफ नहीं है, जो ये वेंटिलेटर्स हैं, वेंटिलेटर्स को ऑपरेट करने वाले जो हैं स्पेशलिस्ट नहीं है। आज भी बहुत सारे जो वेंटिलेटर्स हैं वो ख़राब पड़े हैं। तो आज भी जो स्थिति है वो हिमाचल प्रदेश में ख़राब है। निरंतर कोरोना का जो कहर है वो बढ़ेगा। जवाब सुनना का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न तो है कि जो मंत्री महोदय हैं
अगर साइंटिफिकली शुरू करते जो आपको, तो बैठने का वहां पर कोई वो फर्ज बनता। लेकिन जब आप साइंटिफिकली कोरोना को डील नहीं करना चाहते हैं, तो एक समझदार व्यक्ति समझ रहा है कि तीसरी वेव में क्या क्या कमजोरी सरकार की रहने वाली है, वो बहुत क्लियर है। मैं एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं, अगर तीसरी वेव में आपने कोरोना को मात देनी है, जो मुझे लग नहीं रहा है कि सरकार की मंशा पर डाउट नहीं कर रहे, लेकिन जो बुद्धि है, जो एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, जो साइंटिफिक माइंड को अप्लाई करने का जो कार्य है, वो हरगिज कर नहीं रही। दूसरी वेव में हमने देख लिया, मेजॉरिटी डेथ जो हुई वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई। अब ये जो ऑक्सीजन का प्रावधान ये अब किया है इन्होंने, ये साइंटिफिक नहीं है। जो डीडीयू में इन्होंने लगाया है अपना जो प्लांट है, वो प्लांट जब से डी नोटिफाई किया गया, वो एक दिन भी इस्तेमाल नहीं है। तो आप ऑर्नामेंट पैदा करना चाहते हैं, हमें ऑक्सीजन किस प्रकार का चाहिए जो स्टोर किया जा सकता है, और आपने बनाने शुरू कर दिए ऑक्सीजन प्लांट्स, और आपने किसी की राय नहीं ली। किस साइंटिस्ट की ली आपने, किस डॉक्टर की ली, आप जवाब दें। और ये सारा का सारा तीसरे वेव में भी बड़े पैमाने पर मृत्यु होगी अगर यही इनका तौर तरीका रहा। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपक्ष के वॉकआउट की निंदा करते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री विस्तार से सदन में जानकारी दे रहे थे, लेकिन विपक्ष सुनने को तैयार नहीं था। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कोरोना काल में बेहतर कार्य किया है। अस्पतालों में मरीजों को बिस्तर सहित तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, उपयुक्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के मामले सदन में उठा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमें लगा कि बहुत महत्वपूर्ण विषय पर इस माननीय सदन में गंभीरता के साथ कांग्रेस के लोग चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे इस बात को देख करके बहुत दुख हुआ कि सारी चर्चा के दौरान सिर्फ राजनीतिक मकसद से जो आरोप प्रत्यारोप जो लगाए जा सकते थे वही बातें कही। हमने उनसे कभी इस बात की उम्मीद नहीं की कि वो हमारी तारीफ करें। इतने बड़े कोविड के संकट में अगर बेहतर काम करने के लिए उनके पास से कोई सुझाव हमको प्राप्त होते तो शायद कुछ आनंद आता। हम भी सोचते कि भाई अच्छे सुझाव आए, उस पर अमल किया जाए, लेकिन राजनीतिक मकसद से बात करते रहे और जिस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना तरीके से उनने व्यवहार किया हाउस के अंदर। अभी माननीय मंत्री जी सारे विषय जो वहां पर उठाए गए थे उनका जवाब देने के लिए खड़े हुए थे। अभी चर्चा शायद मैं कल 5 मिनट ही उन्हें जवाब दे करके जो है शुरू की थी, तो कांग्रेस के लोग जो है कांग्रेस के सदस्य उठ करके बाहर चले गए और वॉकआउट किया। यही कि राजनीतिक दृष्टि से एक खबर बन जाए कि हमने कोविड सिचुएशन पर विधानसभा के अंदर वॉकआउट किया है। मैं इस सारी घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और सदी का सबसे बड़ा संकट हमारे सामने है जो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अभी भी हमको कई तरह की चेतावनियां दे रहा है। ऐसी स्थिति में सार्थक चर्चा सदन में होनी चाहिए। बेहतर उपाय क्या हो सकते हैं, बेहतर सुझाव क्या हो सकते हैं, अच्छी तरह से हम काम कैसे कर सकते हैं, मिलकर के हम काम कैसे कर सकते हैं, अगर इस प्रकार के अगर सुझाव आते तो हम उन सभी सुझावों का अभिनंदन करते, स्वागत करते। और जहां तक हमारी ओर से वहां प्रश्न जो जितने भी उठाए थे उन सबका जवाब दिया गया। कोविड की सिचुएशन के दौरान जो है हमने हिमाचल प्रदेश में जो बेस्ट पॉसिबल गवर्नमेंट की ऐसी स्थिति में किया जा सकता था वो करने की हमने कोशिश की है हिमाचल में। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जो राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने राजभवन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को स्वास्थ्य उपकरण भेंट किए। राज्य रेड क्रॉस अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्षा डॉक्टर साधना ठाकुर भी इस दौरान उपस्थित रहीं। स्वास्थ्य उपकरणों में 15 वेंटिलेटर, 40 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर,
640 पीपीई किट्स और मास्क शामिल हैं। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि रेड क्रॉस ने कोविड महामारी के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस के माध्यम से समय समय पर राहत सामग्री, स्वास्थ्य उपकरण और अन्य किट उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके अतिरिक्त रेड क्रॉस द्वारा रक्तदान शिविर और जागरूकता अभियान आयोजित करवाए जाते हैं। वहीं डॉक्टर साधना ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान विशेष रूप से गरीब लोगों को भोजन और स्वास्थ्य किट उपलब्ध करवाकर राहत प्रदान की गई है। शिमला ग्रामीण से कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने मंगलवार को हिमाचल विधानसभा सदन में सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण आयोग के गठन की कई संगठन काफी समय से मांग उठा रहे हैं। विक्रमादित्य ने कहा कि वे किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्वर्ण समाज के लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। स्वर्ण आयोग के गठन से इस वर्ग के लोगों की समस्याओं का समाधान हो सकेगा। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस मामले पर कहा कि आयोग के गठन का मामला सरकार के ध्यान में है। उन्होंने कहा कि यह काफी संवेदनशील विषय है, इसलिए मुहिम से जुड़े सदस्यों को थोड़ा संयम रखना होगा। हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण आयोग के गठन की कई संगठन मांग उठा रहे हैं। वहीं शिमला ग्रामीण से कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने भी स्वर्ण आयोग के गठन का समर्थन किया है। मंगलवार को विक्रमादित्य सिंह ने विधानसभा मॉनसून सत्र के दौरान पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत अन्य आयोग की तरह स्वर्ण समाज के लोगों के लिए स्वर्ण आयोग का गठन करने का मामला उठाया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वे किसी वर्ग जाति के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर ये मामला उठाया है और ये उनकी निजी राय है। उन्होंने कहा कि वे किसी के हक को छीनने की बात नहीं कर रहे हैं। देश में SC, ST, OBC सहित अन्य आयोग बनाए गए हैं और आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन देश प्रदेश में जो बहुसंख्यक हैं उनके लिए भी आयोग का गठन किया जाना चाहिए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वे किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्वर्ण समाज के लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि संविधान में सभी को एक समान अधिकार दिया गया है। हालांकि कांग्रेस सरकारों में ही समाज के कमजोर वर्गों के लिए अलग व्यवस्था की गई है, लेकिन देश में जो बहुसंख्यक आर्थिक रूप से कमजोर है उनके बारे में भी व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से प्रदेश में स्वर्ण आयोग के गठन पर विचार करने की मांग की है। ये पहली बात तो मैंने जो ये मसला आज विधानसभा में उठाया है, किसी राजनीतिक इच्छा से या राजनीतिक द्वेष भावना से नहीं उठाया है। ना हम अपीजमेंट में यानी तुष्टीकरण में विश्वास रखते हैं। कुछ जीवन के सिद्धांत होते हैं और कुछ एक व्यक्ति का अपने विचार भी होते हैं। मैंने काफ़ी समय से जो ये एक मुहिम केवल प्रदेश में ही नहीं मगर देश में चल रही है उसके बारे में गंभीरतापूर्वक पढ़ा भी है। और जब अगर हम इतिहास की बात भी करें तो संविधान जब देश का बनाया गया वो सब लोगों के लिए समान उसमें अधिकार हर वर्ग को दिया गया। ये ज़रूर है कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जिन्हें डिप्रेस्ड क्लासेस का दर्जा दिया गया था, बाद में उनको शेड्यूल कास्ट बनाया गया, या और उसमें से चाहे OBC निकल कर आई हैं, चाहे SC STs निकल कर आए हैं, ट्राइबल्स निकल कर आए हैं, उनको जो सरकार द्वारा तवज्जो दिया गया है, उनके लिए रिजर्वेशंस की गई है, वो अच्छी बात है। हम उसका बिल्कुल भी विरोध नहीं कर रहे हैं और वो कांग्रेस की सरकारों ने ही समय समय पर, केंद्रीय सरकार ने, प्रदेश सरकार ने उसको समय समय पर लागू किया है, जिसका हम सम्मान भी करते हैं, जिसका हम हमेशा समर्थन करते रहेंगे। मगर उसके साथ साथ मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं हम और वर्गों के लिए तो सरकार कर रही है, मगर जो मेजॉरिटी आज देश के अंदर है, प्रदेश के अंदर है, कहीं ना कहीं वो अपने को जो है वो अनरिप्रेजेंटेड जो है अपने को महसूस कर रहे हैं। उनकी आवाज़ सही रूप से नहीं उठ पा रही है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इकोनॉमिकली साउंड नहीं है, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, चाहे वो रोज़गार देने की बात हो, चाहे वो स्कॉलरशिप्स की बात हो, हर चीज़ में जो है वो ये चीज़ें उसमें जो है आड़े हाथ आ रही है। तो इसमें मेरा केवल इतना ही निवेदन है कि ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए जब सब लोगों के लिए इस तरीके के कमीशंस बनाए गए हैं, आयोग बनाए गए हैं, तो निश्चित तौर से एक आयोग जो है वो स्वर्ण जो हमारे जनरल कैटेगरी है उनके लिए भी बनाया जाना चाहिए, ताकि उनकी आवाज़ को भी सही माध्यम से, एक सही चैनल से सरकार के समक्ष रखा जाए और जो भी और कार्य जो और लोगों के लिए किए जाते हैं वो जो है इन लोगों के लिए भी किए जाए। मगर मैं फिर से अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी के हक को
ख़त्म करने की बात नहीं कर रहे हैं। जो संविधान द्वारा, जो समय समय पर सरकारों द्वारा हर वर्ग के, हर जाति के, हर क्षेत्र के, जनजातीय क्षेत्र के लोगों को जो अधिकार दिए गए हैं, हम उसका समर्थन पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे। तो मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ, इस बात पे मैं पूरी तरीके से मुख्यमंत्री जी का समर्थन करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि इसमें कोई भड़काऊ भाषण किसी व्यक्ति विशेष ने दिए हैं, जब इस तरीके की मूवमेंट्स होती है तो उसको बहुत से लोग उसको हाईजैक करने की भी कोशिश करते हैं। तो निश्चित तौर से जो जनरल मूवमेंट है हम उसका समर्थन करते हैं, इसमें किसी व्यक्ति विशेष का हम समर्थन नहीं करते हैं। और अगर इस तरीके के कोई भड़काऊ भाषण दे रहा है या इस तरीके से जो है एक जो है कॉन्फ्रंटेशन सरकार के साथ लेने की कोशिश कर रहा है, उसका हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं। पीसफुल तरीके से बात होनी चाहिए, बैठकर जो है वो बात होनी चाहिए, सरकार को उनकी बात सुननी भी चाहिए और एक रेजोल्यूशन चर्चा जब होती है, चर्चा कर हर समाधान का रेजोल्यूशन निकाला जा सकता है। तो मुझे लगेगा जब इसमें भी सकारात्मक रूप से रेजोल्यूशन होगा, अगर हम बैठेंगे, चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर से इसका जो है वो सही रूप से समर्थन हम देंगे और इसका जो है वो एक अच्छा आने वाले समय में एक जो है रेजोल्यूशन, इसका पॉजिटिव रेजोल्यूशन जो है वो निकल कर आएगा। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ऐसे मामलों में राजनीति की तलाश भी होती है, लेकिन बात मुद्दों को सुलझाने की होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोग के गठन का मामला सरकार के ध्यान में है, ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो सही ना हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्ण वर्ग के सदस्य उनसे भी 2 बार मिले हैं, उन्होंने माना कि जायज मामले उठने चाहिए। देश में 2 ही राज्य हैं जहाँ इस आयोग का गठन हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने उनसे आग्रह किया कि वे आंदोलन न करें और कहा कि उनकी बात सरकार के पास आ गई है। उन्होंने कहा कि यह संवेदनशील विषय है, इस मुहिम से जुड़े सदस्यों को संयम रखना चाहिए। देखिए, सभी वर्ग को अपनी बात कहने का अधिकार है। बात कहने के साथ साथ उनको लगता है कि हमको कोई मांग करनी चाहिए, मांग करने का भी अधिकार है। उस दृष्टि से कतई भी किसी भी प्रकार की हमको कोई आपत्ति नहीं है। ये लोग स्वर्ण आयोग के जो प्रतिनिधि हैं, मुझसे पहले सचिवालय में मिले थे। सचिवालय मिलने के पश्चात मैं मंडी गया था, मंडी में भी मिले थे और उसके बाद एक दिन उन्होंने कोई प्रदर्शन किया। मैं उस दिन प्रवास पे था, बाहर था। सचिवालय के बाहर उन्होंने प्रदर्शन किया और उसके बाद 2 तारीख को फिर से प्रदर्शन किया। देखिए, ऐसी परिस्थिति में कोई ऐसा सोचे कि सरकार के ऊपर दबाव बना करके, सरकार के खिलाफ नारे लगा करके, गालियां दे करके कोई चीज हासिल की जाए, वो उचित माध्यम नहीं है। अभी शुरुआत ही हुई सारे विषय को लेकर के। हमने उनको पहले ही कहा है कि हम सारे विषय पर विचार कर रहे हैं, गंभीरता से विचार कर रहे हैं, क्योंकि देश के अधिकांश राज्यों में अभी तक स्वर्ण आयोग अभी तक नहीं है। जहां है 1-2 प्रदेशों में, वहां की हमने पूरी जानकारी चाहिए है कि वहां उसका स्वरूप क्या है, किस प्रकार से वो काम करेगा, किस प्रकार से उसको बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। यही हमने बात कही और अपनी बात करने के लिए उनका कोई मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए, ये बात यहां तक ठीक है। लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल उनमें से कुछ लोग, सब लोग नहीं, सब लोग आए थे मेरे पास, बहुत सारे लोग आए, उन्होंने क्षमा मांगी कि इस तरह का व्यवहार, जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कुछ 1-2 व्यक्तियों ने किया है, उनको शायद मैं कल में उस दायित्व से भी मुक्त कर दिया, उन्हें उस दायित्व से ही हटा दिया है। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा, उनकी बात हमने आज भी सुनी, आज भी डेलीगेशन आया था उनका। बात सुनने के बाद हमने कहा हम विचार करेंगे, आप लोगों को बुलाएंगे और आपके सुझाव के माध्यम से क्या उसमें किया जा सकता है। सौहार्दपूर्ण माहौल में कहीं भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, कहीं भी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप के दौर नहीं होने चाहिए। सारे समाज को इकट्ठा बांध करके हम इकट्ठा कैसे चला सकते हैं, वो मुझे लगता है कि वो रास्ता ढूंढने की तलाश है, जरूरत है। और जहां तक अपनी बात कहने के लिए उनने एक प्लेटफॉर्म चाहा, एक मैकेनिज्म डेवलप करने की बात उनने कही है, तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसके लिए हमें जो जिस तरह की उन्हें बात रखी उसको हम पहले से मगजानी कर रहे हैं।
पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रशिक्षित युवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच से राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शुरू की गई इस योजना से हजारों बेरोजगार युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण के साथ ही रोजगार के सुनहरे अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं। वहीं हिमाचल में भी मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना से बेरोजगारों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए कौशल प्रदान करना और न्यूनतम मजदूरी या उससे ऊपर नियमित मासिक वेतन प्रदान करने वाली नौकरियां प्रदान करना है। यह बात पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रशिक्षित युवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए कही। उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत प्रदेश में लगभग 22,000 से अधिक ग्रामीण क्षेत्र के पिछड़े बच्चों को जो समाज से वंचित हैं उनको प्रशिक्षित और उनमें से 70% बच्चों को विभिन्न क्षेत्र में रोजगार दिया जाएगा। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसमें अधिकारी बेहतरीन काम कर रहे हैं। 2023 तक इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह सफल बनाने का हमारा प्रयत्न रहेगा। प्रधानमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, जिसके अंतर्गत प्रदेश ने 2023 तक ऐसे 22,000 बच्चों को जो ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, वंचित समाज से हैं, पिछड़े समाज में से हैं, ऐसे लोगों के लिए जो है वो फ्री में मुफ्त में जो है वो ट्रेनिंग भी देनी है और 70% से ज़्यादा बच्चों को प्राइवेट क्षेत्र के अंदर जहां रोज़गार के साधन भी जो है वो मुहैया करवाने हैं। और इसमें विभाग ने बहुत अच्छा कार्य किया है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2023 तक हम ऐसे 22,000 बच्चों को जो है वो रोज़गार देने में जो है वो सफल होंगे और प्रधानमंत्री जी का जो ये सपना है हम उसको पूरा करेंगे। जो लोग युवा बेरोजगार हैं उनसे क्या करेंगे आप? मैं उन्हें कहूँगा कि उन्हें अगर अपनी स्किल को डेवलप करना है, कौशल को विकसित करना है, तो आप इस योजना का जो है वो अवश्य लाभ उठाएं। और हमने इसको ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने के लिए जहां गांव की पंचायतों को भी जो है वो इसके बारे में जो है वो जानकारी दी है। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें उद्योग मंत्री बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। कोविड-19 सुरक्षा के मद्देनजर इस समारोह में शामिल होने से पहले पुलिस, होमगार्ड जवानों और एनसीसी कैडेट्स की सैंपलिंग की जा रही है। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले स्कूली छात्रों के भी सैंपल लिए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से संक्रमण फैलने का खतरा न रहे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिरमौर संजीव सहगल ने बताया कि उपायुक्त के निर्देशों के बाद समारोह में शामिल होने वाले लोगों की सैंपलिंग स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है। इसी के चलते मंगलवार को जिला परिषद भवन में 160 पुलिस व होमगार्ड जवानों के सैंपल लिए गए। 15 अगस्त को जो परेड होनी है उन सभी जवानों को जो है उनकी RT-PCR टेस्ट करवाया गया है ताकि पहले उनको पार्टिसिपेशन से पहले पता होना चाहिए कि वो कोई पॉजिटिव पेशेंट है तो उसको अलग से कर दिया जाएगा और बाकी जो है वो परेड में या दूसरे फंक्शन में वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इसी साहब ने इंस्ट्रक्शन दी थी मीटिंग में पीछे कि जो भी बंदे पार्टिसिपेट करेंगे उनके RT-PCR करवाना है, तो जो भी आ रहे हैं तो आज यहाँ पे BMO ने जो है वो सबके टेस्टिंग करवा दी। अंतर्राष्ट्रीय कैदी न्याय दिवस पर तिब्बतियन महिला संगठन के कार्यकर्ताओं की ओर से पहली मर्तबा मैक्लोडगंज में फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस दौरान तिब्बतियन महिलाओं ने इकट्ठा होकर चीन की काली करतूतों को फोटोज के जरिए प्रदर्शित किया, जिसमें चीन द्वारा तिब्बत के कैदियों के साथ किस कदर क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया जा रहा है ये बताने और लोगों को आगाह करने का प्रयास किया गया कि मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले चीन का असली चेहरा इतना क्रूर है कि तस्वीरों को देखकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय कैदी न्याय दिवस पर ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज की मुख्य चौक पर तिब्बत महिला एसोसिएशन द्वारा लगाई गई फोटो प्रदर्शनी में चीन सरकार की ओर से तिब्बत की महिला कैदियों के साथ क्रूरता की जिन हदों को पार किया जा रहा है उनकी कुछ असली तस्वीरें तो कुछ चित्रकारों द्वारा बनाई गई प्रतीकात्मक तस्वीरों को प्रदर्शित किया गया है। इन तस्वीरों में दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे तिब्बत की महिला कैदियों के साथ चीन सरकार मानव अधिकारों को भी ताक पर रखते हुए बर्ताव कर रही है। मूक तस्वीरें भी चींक चींक कर ये
ये बताने को बेताब है कि कैसे इंसानों के भेष में यहाँ दरिंदों के साथ उनका पाला पड़ा है। तस्वीरें बता रही हैं कि महिलाओं को इस कदर सलाखों के पीछे टॉर्चर किया जाता है। इन्हीं महिला कैदियों को न्याय दिलाने और दुनिया का ध्यान चीन की इस क्रूरता की ओर आकर्षित करने के लिए तिब्बत महिला संगठन की पदाधिकारी रामू छेंजिम ने बताया कि तिब्बत एक आजाद देश है, उनकी अपनी मूल संस्कृति है, हजारों सालों का इतिहास है। यहाँ की अपनी संस्कृति, सभ्यता, परंपराएं, मूल्य, धर्म, जातियां, विशेषताएं और धरोहरें हैं। अपना एक शक्तिशाली गौरवमयी इतिहास है। बावजूद इसके अगर कोई चीन की इन कुटिल चालों का विरोध करता है तो उसे किसी कोर्ट कचहरी या पुलिस प्रोसेस से न्याय दिलाने की बजाय सीधे सलाखों के पीछे घोर अंधेरे में धकेल दिया जाता है और इस तरह टॉर्चर किया जाता है कि वहां की काल कोठरी में न्याय का देवता भी खुद अपनी आवाज को गले में ही घोंट लेता है। रामू छेंजिम ने कहा कि यूनाइटेड नेशन और ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन हमेशा मानव अधिकारों की दुहाई देता है। अगर वो वाकई में मानव अधिकारों की पैरवी करता है तो हमारी ओर से उनसे 6 मुद्दों की अपील है, जिसमें से पहली, उन्हें पारदर्शी सूचनाएं दी जाए कि पंचेम लामा कहाँ हैं, उनकी हालिया स्थिति क्या है, उन्हें अब तक चीन सार्वजनिक क्यों नहीं करता। दूसरी, चीन की जेलों में कैदियों का सही आंकड़ा चाहिए। चीन हमें बताए कि अब तक उनकी जेल में कितने तिब्बती कैदियों को रखा गया है और कितने जिंदा है और कितने दम तोड़ चुके हैं। तीसरा, बिना कुछ अपराध किए तिब्बती लोगों को जेल में बंद नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई अपराध करता है तो उसका बकायदा कोर्ट, पब्लिक और मीडिया ट्रायल हो ताकि उसकी जानकारी हर पल सार्वजनिक होती रहे। वहीं मानव अधिकारों के संस्थानों का कोई प्रतिनिधि कैदियों की जानकारी हासिल करने तिब्बत में जाते रहे। तिब्बत में भी भारत की तरह ही कानून प्रणाली लागू होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक तिब्बत में हर मामलों में पारदर्शिता नहीं आती तब तक चीन का इसी तरह से बहिष्कार किया जाता रहेगा ताकि दुनियादारी उसका असली क्रूर चेहरा देख सके। आज इंटरनेशनल प्रिजनर्स जस्टिस डे है, कैदियों का न्याय का दिन। सो इसीलिए हम तिब्बतियन महिला संगठन लोग इधर आके सबको अवेयरनेस दे रहा है कि आज अभी इनसाइड तिब्बत क्या क्या हो रहा है प्रिजनर्स के साथ, अपना ओन तिब्बतियन पीपल्स के साथ। ये हमारे भाई और बहनों लोगों का है जो अभी मतलब पहले से ही प्रिजन में होकर बाहर निकले हैं, जो ब्रूटली सफ़र किया है चाइना के पनिशमेंट को। मैसेज, हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, कोई भी हमको ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। हम खुद का अपना लैंग्वेज, खुद का अपना कल्चर, खुद का अपना ट्रेडिशन है। कोई भी लोग, चाइना हो कोई भी हो, हम लोगों का फ्रीडम छीन नहीं सकता है और हमारे भाइयों बहनों को कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सो बेसिक ह्यूमन राइट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और यूनाइटेड नेशन जो है वो कहा जाता है कि बेसिक ह्यूमन राइट्स, जो कंट्री का बेसिक ह्यूमन राइट्स को ये अपील अपना जाता है। तो इसीलिए हमारा यूनाइटेड नेशन और ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन से 6 अपील किया है, वो मैं आपको बोलना चाहता हूँ। फर्स्ट है, हमको ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए। केंद्रीय छः की नीमा 11 पेंशन लामा कहाँ पे है, अभी तक क्यों नहीं दिखाई दिया, अभी तक क्यों नहीं कैमरा पे आया है, वो हम लोग अपील एक करना चाहते हैं। दूसरा जो है, हमको डाटा चाहिए, ट्रांसपेरेंट डाटा चाहिए, बिना कुछ झूठ बोले तिब्बतियन प्रिजनर्स कितना लोग मर चुका है, कितना आपने डिटेन किया है, वो बोलना चाहते हैं। थर्ड वन जो है, बिना कुछ रीज़न किए पकड़ा जाते हैं, बिना कुछ रीज़न के लिए वो चाइना का प्रिजन के अंदर डाल जाते हैं, वो हमें बंद चाहिए। रीज़न चाहिए, ट्रायल चाहिए, फुल अच्छी तरह से ट्रायल होना चाहिए कोर्ट के अंदर, मीडिया और पब्लिक के साथ। नेक्स्ट जो है, ह्यूमन राइट्स का जो इंस्टीट्यूशन, ह्यूमन राइट्स यूनाइटेड नेशन कोई भी हो, उधर से एक रिप्रेजेंटेटिव जाना चाहिए तिब्बत के अंदर, क्या हो रहा है प्रिजन के साथ, क्या हो रहा है तिब्बतियंस के साथ, क्या हो रहा है, न्याय अन्याय क्या हो रहा है, वो सब हमें साफ बोलना चाहिए, साफ भेजना चाहिए उधर। और नेक्स्ट जो है, जैसे कि अभी मैंने बोला था, फेयर ट्रायल होना चाहिए। अगर जैसे इंडिया को देखा जाए तो किसी ने चोरी कर दिया, किसी ने मार दिया, वो कोर्ट के अंदर तो जाएगा ना। चाइना जो है, बिना कुछ किए, बिना कुछ बोले, फ्री तिब्बत बोल के, फ्री तिब्बत जैसे कि कुछ छोटा सा प्रोटेस्ट कर लिया, अंदर प्रिजन के अंदर भेज देते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत हमीरपुर जिला में बेटियों को सम्मान देने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं और इसी के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बेहतर कार्य कर एक बूटा बेटी के नाम योजना को अमली जामा पहनाया जा रहा है, जिसके तहत जिला भर की हर पंचायत में बेटी के जन्म पर
परिवार के सदस्यों द्वारा एक औषधीय पौधा और 5 अन्य किस्म के पौधे परिवार के सदस्यों द्वारा रोपे जाते हैं। साथ ही पूरा परिवार इन पौधों की देखभाल भी करता है। एक बूटा बेटी के नाम योजना के तहत अब तक हमीरपुर जिला में करीब 5000 औषधीय पौधे लगाए जा चुके हैं। बेटियों के प्रति समाज की नकारात्मक सोच को खत्म करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत काम किया जा रहा है और हमीरपुर जिला में अभियान के सार्थक परिणाम भी सामने आए हैं, जिसके चलते जिला में लिंगानुपात में काफी सुधार हुआ है। हमीरपुर जिला में 1000 पुरुषों के मुकाबले 980 महिलाओं का लिंगानुपात है, जिससे कन्या भ्रूण हत्या के मामलों में भी कमी आई है। बाल विकास परियोजना अधिकारी बलवीर बिरला ने बताया कि वन विभाग के सहयोग से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाने के लिए एक बूटा बेटी के नाम अभियान चला हुआ है, जिसके चलते हमीरपुर जिला में बेटी के जन्म पर एक औषधीय पौधा और अन्य 5 किस्मों के बूटे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बेटियों के प्रति नकारात्मक सोच को रोकने के लिए एक बूटा बेटी के नाम लगाया जा रहा है, जिससे परिवार का पूरा लगाव पौधे से रहता है और पूरा परिवार पौधे की देखभाल भी करता है। सरकार द्वारा जो है वो अभी ग्राम सभा का फैसला लिया गया है, जिनमें विभिन्न विभागों को ये आदेश दिए गए हैं कि वो हर ग्राम सभा में जाके जो है वो अपने अपने विभाग की स्कीमों की जानकारी दें। मेरे पास जो है वो सरकार द्वारा 3 पंचायतों में मुझे पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया था। उसमें जो है वो मतीडीरा, ख्याल वाखरियाँ और आजबल पंचायत थी। तीनों जगह जो है वो हमने जो है लोगों को एक तो हमने ये सुनिश्चित किया कि जो कोरम है वो पूर्ण हो, उसके बाद ही कार्रवाई शुरू हो। तो सब जगह जो है वो कोरम पूरा होने के बाद कार्रवाई शुरू हुई। हमने हर जगह जो अपने विभाग की विभिन्न स्कीमों, जिसमें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, शगुन योजना, मदर टेरेसा मातृ असहाय समूह योजना, बेटी है अनमोल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पोषण अभियान, घरेलू हिंसा से महिलाओं का बचाव अधिनियम 2005 के बारे में जो जानकारी दी। हमें सबसे अच्छा ये लगा कि इसमें जो महिलाओं की जो संख्या थी वो अधिक थी, और जब महिलाओं को हमने घरेलू हिंसा के बारे में जानकारी दी गई तो महिलाओं को कहीं ना कहीं लगा कि इस तरह के जो नियम हैं वो जो सरकार ने बनाए हुए हैं वो बहुत जरूरी हैं, और उनके साथ कभी न कभी जो है वो इस तरह की कोई हिंसा होती रही है। तो लोगों को जो है वो बहुत सा इस योजना का लाभ मिला है। कई जगह हमने जो है इन योजनाओं के प्रपत्र भी लाभार्थियों को दिए हैं, ताकि उनको जो है वो सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं उनका लाभ मिल सके। सरकार का मुख्य उद्देश्य यही है कि महिलाओं और बच्चों के लिए जो हम स्कीमें चला रहे हैं उसका जितना से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो सके वो किया जाए, और ग्राम सभा से बढ़िया माध्यम इसके लिए और कोई नहीं हो सकता। इसके लिए जो है वो सरकार का भी धन्यवाद, और मेरी लोगों से भी ये अपील है कि जो भी हमने जानकारियाँ आपको साझा की हैं, अगर आप उसके लिए पात्र हैं तो स्वयं उसका लाभ उठाएं, या फिर आपके कोई रिश्तेदार या पड़ोसी उसके लिए पात्र है तो उनको भी ये जानकारी दें। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि बेटियों को बचाने के लिए सरकार की एक बूटा बेटी के नाम पहल बहुत ही अच्छी है, और इससे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को बल मिल रहा है। उन्होंने बताया कि गांव में बेटी होने पर पूरा परिवार पौधारोपण करता है और बाद में पौधों की देखभाल भी स्वयं करता है। एक बूटा बेटी के नाम पे जो है हमारी पंचायत में लगभग 10 लड़कियों के जन्म पे जो है उनके परिवार को जो 5-5 पौधे महिला एवं बाल विकास विभाग एवं वन विभाग के माध्यम से दिए गए। और ये स्कीम जो है दिसंबर 2019 में माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी द्वारा लॉन्च की गई है। उसका उद्देश्य है कि बेटियों को बढ़ावा देना। अगर दूसरे पहलू से देखा जाए तो ये जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्कीम का ही एक हिस्सा है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 में लॉन्च किया था। तो इस स्कीम के तहत जो है वो बेटियों को जो है वो जो गिर रहा ग्राफ है उसको ऊपर लाना है और उनको जो है आगे बढ़ाना है और उनको बढ़ावा देना है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और दूसरा, जो भी हमारी पंचायत में बच्चियों के जन्म पे प्लांटेशन की गई, 5-5 पौधे लगाए गए, उनकी जो वो देखभाल उनके परिवार द्वारा की जा रही है, और बीच बीच में जो वो पंचायत द्वारा भी इंस्पेक्शन की जाती है। तो आज की डेट में जितने भी पौधे लगाए गए हैं वो सभी सर्वाइव कर गए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नाम पर एक पौधा परिवार को अर्पित किया है। इससे हमारे परिवार का प्रदूषित होने से भी बचेगा, भूमि कटाव होने से भी बचेगा। बेटियों को बेटों के बराबर अधिकार दे रहे हैं, बराबर बढ़ावा मिल रहा है। बेटियां भी हर क्षेत्र में बेटों से आगे चल रही हैं। हमारी भी 2 बेटियां हैं, हमने भी कोई ये किया है, हमारी बेटियां भी आगे बढ़ रही हैं।
सरकार की ये बहुत अच्छी योजना है, एक बूटा बेटी के नाम पर। बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी के नाम पर एक बूटा लगाओ। हमारी धुड़वी पंचायत के प्रधानाचार्य ने हमें एक बूटा अर्पण किया है। इसकी वजह से हमारे इधर उधर का प्रदूषण फैलने से रोक रहा है और बेटियों को पढ़ाने का बढ़ावा दिया है। पर्यावरण दूषित होने से बचेगा और ऑक्सीजन अच्छी रहेगी, हरियाली आएगी, भूमि कटाव रुकेगा। आजादी का अमृत महोत्सव 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में लोगों में देश प्रेम का भाव जागृत करने के लिए पुलिस विभाग द्वारा 4 दिन तक शिमला के रिज मैदान पर बैंड डिस्प्ले का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने किया। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से हम आजादी का अमृत महोत्सव व स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए लोगों में इनके माध्यम से देशभक्ति का जज्बा पैदा करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन 5:30 से 6 बजे तक पुलिस बैंड दल द्वारा स्थानीय नागरिकों के साथ साथ पर्यटकों में भी राष्ट्रीयता का भाव देश प्रेम के गीतों के साथ जागृत किया जाएगा। भारत 75वां इंडिपेंडेंस डे मनाएगा और हिमाचल प्रदेश को भी बने हुए 50 साल हो गए और हमारे फोर्स में महिलाओं को भी ऑलमोस्ट 50 साल हो गए। तो इकट्ठी इतनी खुशी है, इसको हम मनाना चाहते हैं। और ये अगले दिन 4 दिन का ये प्रोग्राम है जिसमें हमारे जो ऑर्केस्ट्रा और बैंड ये परफॉर्म करेगा और राष्ट्रीय जो बेसिकली धुनें हैं उनको आपने सुना, बड़ा अच्छा बजाते हैं। राष्ट्रगान हैं, बाकी धुनें, जिससे कि एक भावना राष्ट्र के प्रति बढ़ती है। और बेसिकली एक क्लाइमैक्स है, 15 अगस्त को एक क्लाइमैक्स हो जाएगा ताकि उस दिन झंडा भी फहराएंगे हमारे नेता लोग, हमारे लोग भी घर में फैलाएंगे। तो वी वांट टू बिल्ड दिस क्लाइमैक्स ताकि 15 तक ये पीक हो जाए। 4 दिन का फंक्शन है और फिर 14 को हम जहाँ जहाँ सरकार ने ईयर मार्क किए हैं वहाँ प्रोग्राम होगा, झंडा फहराएंगे। और मैं एसपी शिमला को, आईजी सदर्न रेंज को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही जो इंचार्ज हैं हमारे बैंड के रघुवीर सिंह और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ, जो पैट्रियोटिक सॉन्ग्स के साथ साथ ये जो फिल्मी धुनें भी हैं, जो अच्छी फिल्मी धुनें हैं उसको बहुत अच्छा बजाते हैं और जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक हिमाचल है उसको भी बहुत अच्छा बजाते हैं। अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज विकास परिषद के प्रदेशाध्यक्ष विकी भुंबक की अगुवाई में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय छोटा शिमला की स्कूल प्रबंधन समिति ने पुलिस अधीक्षक शिमला मोहित चावला से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए उन्होंने एसपी शिमला को अवगत करवाया कि मुख्य सड़क के साथ सटे स्कूल भवन के मुख्य द्वार के पास तंग जगह होने के कारण हर वक्त विद्यार्थियों के साथ कोई अनहोनी या हादसा होने का डर लगा रहता है। ऐसे में स्कूल प्रबंधन समिति ने मांग की है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए विद्यालय के मुख्य द्वार पर एक निर्धारित समय के लिए पुलिस कर्मी की तैनाती की जाए। अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज विकास परिषद के प्रदेशाध्यक्ष विकी भुंबक की अगुवाई में जीएसएस छोटा शिमला की विद्यालय प्रबंधन समिति ने एसपी शिमला मोहित चावला से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन के जरिए एसएमसी ने एसपी शिमला से विद्यालय के मुख्य द्वार पर सुबह 9 बजे से 10 बजे और शाम 3:45 से 4:30 बजे तक मुख्य द्वार पर पुलिसकर्मी की तैनाती सुनिश्चित करने की मांग की है। अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज विकास परिषद के प्रदेशाध्यक्ष विकी भुंबक ने बताया कि विद्यार्थी सुबह स्कूल आते समय और छुट्टी होने के बाद मुख्य द्वार पर काफी संख्या में एकत्रित हो जाते हैं और मुख्य द्वार पर जगह तंग होने के कारण वहां दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए एसएमसी द्वारा एसपी से स्कूल के मुख्य द्वार पर पुलिसकर्मी को तैनात करने की मांग की गई थी। वहीं उन्होंने बताया कि एसपी शिमला मोहित चावला ने भी उन्हें उनके इस मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया है। आज हमने एसपी साहब को एक विज्ञापन सौंपा है, जिस विज्ञापन के अंदर हमने ये लिख करके दिया है कि वहाँ स्कूल में बच्चों को आने जाने की आवाजाही में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, जिस विषय से एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है और तुरंत कॉल करके उन्होंने एसएचओ साहब छोटे शिमला को कहा है कि वहाँ पर 1 सिपाही या 2 सिपाहियों की तैनाती तुरंत करवा दी है। और एसपी साहब जो चावला जी हैं, इनका कार्यकाल बहुत अच्छा है। इनके कार्यकाल को देखते हुए हमें इनका बहुत सहयोग रहता है हर बारी हर जगह पर। तो हम एसपी साहब चावला जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं।
शिमला शहर में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 117 कार्य होने हैं, जिस पर लगभग 216 करोड़ रुपए खर्च होने अनुमानित हैं। यह जानकारी शहरी विकास विभाग के निदेशक मनमोहन शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि 117 कार्यों में से अभी तक 14 कार्य पूरे कर लिए गए हैं और 73 कार्य प्रगति पर हैं, जिसमें सड़कों को चौड़ा करना, पुरानी दुकानों का जीर्णोद्धार जैसे कार्य शामिल हैं। वहीं शेष बची 30 विकासात्मक योजनाओं पर जल्द ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा। 117 काम हमारे शुरू हुए थे, जिनकी अनुमानित लागत लगभग 216 करोड़ के करीब थी और ये कार्य चल रहे हैं। इनमें से 14 कार्य पूर्ण कर दिए गए हैं, जिनकी लगभग 25 करोड़ के करीब उनमें खर्च हुआ है। शेष कार्य अभी 73 कार्य हमारे अभी अंडर प्रोग्रेस है, जो जिनमें सड़कों का चौड़ा करना है, फुटपाथ बना रहे हैं, कई जगह दुकानें, जो पुरानी दुकानें थी दुकानदारों के लिए नई दुकानें बना दी गई है, कुछ बन रही है। तो ये कार्य काफ़ी तेज़ गति से हमारे चल रहे हैं पूरे शहर में। बावजूद बरसात के मौसम के भी ये कार्य की गति हमने कम नहीं होने दी है और 30 कार्य ऐसे हैं जिनकी अभी निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी है, जो शीघ्र शुरू होने वाले हैं, जैसे ही इनकी कोडल फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएंगी। उपायुक्त सोलन कृतिका कुल्हारी ने जिलावासियों से आग्रह किया है कि 15 अगस्त तक सभी कोविड-19 से बचाव के लिए अपना प्रथम टीकाकरण अवश्य करवा लें। कृतिका कुल्हारी ने कहा कि सोलन जिला में वर्तमान में लगभग 80% लोगों को कोविड-19 से बचाव के लिए दवा की पहली खुराक दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के निर्देश पर यह सुनिश्चित बनाया जाएगा कि 15 अगस्त तक सोलन जिला में रह रहे सभी लोग कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अपना प्रथम टीकाकरण करवा लें और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 15 अगस्त तक जिला में विशेष कोविड-19 बचाव टीकाकरण अभियान कार्यान्वित किया जा रहा है। जी, हेल्थ डिपार्टमेंट ने हमें ये बताया है कि उनके पास अभी थोड़ा पहले हमें सप्लाई साइड से ग्लिचेस आ रहे थे, कम वैक्सीन की सप्लाई होती थी और डिमांड हमारे पास बहुत ज़्यादा थी। परंतु अभी भारत सरकार ने हमारी सरकार को आश्वासन दिया है कि 15 अगस्त तक हमें जितनी सप्लाई चाहिए सारी आएगी और साथ में हमें ये टारगेट भी दिया है कि क्योंकि वो अपनी साइड से सप्लाई साइड के इश्यूज सारे ख़त्म कर रहे हैं, तो हिमाचल को अपना जो है 15 अगस्त तक संपूर्ण जितने भी फर्स्ट डोज वाले लोग हैं उनकी कंप्लीट वैक्सीनेशन हो जाए। तो मेरी लोगों से यही अपील रहेगी कि आप अपने आसपास जहाँ भी वैक्सीनेशन लग रही है, हम ट्राई करेंगे कि अपने फेसबुक पेज के थ्रू और बाकी मीडिया के थ्रू भी इंफॉर्मेशन आप लोग को डिसेमिनेट करेगी कहाँ किस दिन कैंप लगने वाला है। तो आप लोग ज़रूर जाएं और अपनी फर्स्ट डोज लगाएं। इवन सेकंड डोज भी लगती रहेगी, ऐसा नहीं कि जिनकी सेकंड डोज ड्यू है वो लोग ना जाएं, परंतु जिनकी फर्स्ट डोज है वो ज़रूर जाएं। अगर आप अपने आउट ऑफ टाउन भी हैं, किसी और जगह काम से गए हुए हैं, विद इन हिमाचल कहीं भी है, आप कहीं भी अपनी डोज लगवा सकते हैं। तो मेरी फिर यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस कैंपेन में, जो मिशन मोड कैंपेन हम चला रहे हैं, इसमें हमारा पूर्ण सहयोग करें ताकि हिमाचल देश में पहला ऐसा राज्य बन जाए जिसने अपना 100% फर्स्ट वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा कर लिया हो 15 अगस्त तक। तो आई होप कि सारी जनता हमारे साथ इसमें कोऑपरेट करेगी और कोई भी इश्यूज हो तो उसके लिए आप मेडिकल टीम से, अपने एसडीएम से भी संपर्क कर सकते हैं। राजधानी शिमला के बिजली विभाग के कर्मचारियों ने नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स के आह्वान पर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित बिजली संशोधन विधेयक 2021 के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। समन्वय कमेटी के महासचिव हीरालाल वर्मा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित बिल के जरिए निजी क्षेत्रों को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संसद के मानसून सत्र में भी इस बिल को लाने की तैयारी हो रही है। ऐसे में समन्वय कमेटी इस बिल का पुरजोर विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर इस बिल को हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में देखा जाए तो बिजली विभाग के निजी हाथों में जाने से न केवल रोजगार पर असर पड़ेगा बल्कि बिजली विभाग का राजस्व भी घट जाएगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस बिल को संसद में पेश न किया जाए। जो केंद्र सरकार द्वारा एक निजीकरण बिल संसद में रखा गया है, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021, उसके खिलाफ पूरे प्रदेश में और इंक्लूडिंग जो हेडक्वार्टर धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस पे हमारा कहना है जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 है उसका सीधा मकसद है बिजली बोर्डों का निजीकरण करना। हम देख चुके हैं अभी जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ का वहाँ निजीकरण लगभग हो चुका है। वहाँ जो निविदाएँ खुली है निजीकरण की, 9000 की प्रॉपर्टी लगभग 871 करोड़ में बेची जा रही है। तो उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में हम कहना चाहेंगे, हिमाचल प्रदेश में
में भी जो अमेंडमेंट बिल आ रहा है उससे जो हमारा प्रॉफिटेबल एरिया है, जो नालागढ़ इंडस्ट्रियल एरिया है या कालाम है जो एरिया है, वो निजी हाथों में चल जाएगा। उससे जो बिजली बोर्ड का राजस्व है कम हो जाएगा, उससे आर्थिक स्थिति खराब होने से जहां हमारे पेंशनर्स हैं उनकी स्थिति खराब हो जाएगी, वहीं जो बिजली बोर्ड के जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी सर्विस कंडीशन भी खराब होगी। इसमें अभी जो 3 दिन का सेशन है जो पार्लियामेंट में, अभी जो ये बिल है अभी कैबिनेट में पारित नहीं हुआ है और हम उम्मीद करेंगे जो नेक्स्ट 3 डेज जो पार्लियामेंट का सेशन है इस बीच में बिल पार्लियामेंट में नहीं आएगा। अगर कभी भी गवर्नमेंट इसको 3 दिन में पार्लियामेंट में लाती है तो उस दिन पूरे प्रदेश में या पूरे हिंदुस्तान का जो नेशनल कम्युनिस्ट कमेटी है उसका हड़ताल का आह्वान किया गया है, उसको प्रदेश में लागू किया जाएगा। और उसके बाद भी अगर केंद्र सरकार अगले सेशन में इसको संसद में लाएगी तो यूनियन का या कोऑर्डिनेशन कमेटी जो इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज और इंजीनियर की ऑल इंडिया लेवल पे है उसका इसके खिलाफ विरोध जारी रहेगा। साहब सोसाइटी के कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नगर निगम शिमला को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था, जिस पर निगम द्वारा अभी तक कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। ऐसे में गुस्साए साहब कर्मियों ने चेताया है कि अगर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो वो आगामी दिनों में रोजाना गेट मीटिंग कर निगम के खिलाफ नारेबाजी करने के लिए मजबूर होंगे। पिछले 1 हफ्ता पहले भी हमारी एक जनरल हाउस हुआ था, कुछ डिमांड हमने जो एमसी प्रशासन को दी थी और 7 दिन का टाइम दिया था, परंतु एमसी प्रशासन ने जो है आज तक उस डिमांड के बारे में ना तो हमारे साथ बातचीत की और ना अभी तक कोई उनकी तरफ से जवाब आया हुआ है। इसलिए हमें मजबूरन ये मीटिंग आज फिर से रखनी पड़ी ताकि दोबारा हम अब प्रशासन के पास जाए और उनसे बात करें। डिमांडें क्या है? डिमांडें हमारी इसमें जो मुख्य डिमांड है, एक तो हमारा जो सैफ सोसाइटी को जो नियमित करने की जो प्रमुख मांग है, और एक हमारी 4/9/14 को लेकर थी जो कि 4/9/14 तो पूरे वर्करों को लगा दिया, पर जो जुलाई 2020 से लेकर अभी तक का एरियल बाकी बकाया है जो अभी तक एमसी प्रशासन ने नहीं दिया है। सैफ सोसाइटी में 870 कर्मचारी हैं तकरीबन, जिनका जो है अभी तक एरियल का भुगतान नहीं किया गया। और एक डिमांड हमारी ये थी कि जो हमारे जो सेवानिवृत्त जो इन्होंने कर्मचारी रखे हुए हैं, हम बार बार ये डिमांड कर रहे हैं कि उनको हटा दिया जाए ताकि सब कर्मचारियों को प्रमोटेड होने का मौका मिले। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।